हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3। दो ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना दिए हैं, आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले के 2 लेक्चर देख सकते हैं जिनमें हमने प्रेम्बल और जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर करवाया है। आज जो है हमारा टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो है ये कवर करेंगे। शेड्यूल 1 में आता है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं गाइस। तो 4 आर्टिकल जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए स्टूडेंट, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि फ़ोन तक आपका जो है नोटिफिकेशन पहुँच सके। और लाइक कर दीजिएगा, सेशन अच्छा लगेगा, और शेयर भी कर सकते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल 1 क्या बोलता है गाइस? इंडिया दैट इज़ भारत। तो देखो आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? 2 नाम दिए गए हैं भारत के, दैट इज़ इंडिया एंड भारत। ठीक है, इंडिया के 2 नाम हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं और हिंदी में भारत। तो दोनों नाम जो है यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि इंडिया के नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है भारत के नाम। तो इंडिया भी है और भारत भी है, और इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जुड़ के जो है हमारा जो है कि यूनियन बना हुआ है। फेडरेशन ऑफ स्टेट मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपका यूएसए का, वो एक फेडरेशन है गाइस। ठीक है, वहाँ पे आपको डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, नेशनल लेवल की अलग सिटीजनशिप होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारा जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन यूनियन एक ही है। ठीक है, अब यूएसए का क्या है? वो एक फेडरेशन है। कैसे? देखो वहाँ पे जो चाहे, अगर स्टेट चाहे, वो नेशनल से यूएसए से अलग हो सकती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एक अगर चाहे स्टेट तो वहाँ से अलग हो सकती है अमेरिका से। ठीक है, तो वो अलग स्टेट जो है आपस में जुड़ के जो है उन्होंने आपस में जो सलाह मशवरा करके जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स बनाया गया है। लेकिन हमारा भारत जो है एक यूनियन है पूरा, जिसको हमने स्टेट में खुद छोटे छोटे करके जो है तोड़ा है। क्यों? क्योंकि ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है सिंपल हो सके। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है जो आपका फेडरेशन है और यूनियन में। ओके, और यहाँ पे आर्टिकल 1 में मैंने आपको बताया कि भारत आपका क्या बताता है? एक नेम बताता है आपको कंट्री का, दूसरा किस टाइप की पॉलिटी है। तो पॉलिटी याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 1 में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो देखिए। तो गाइज ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें इसे यूनियन बोला जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है एज ए यूनियन, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल स्ट्रक्चर का है, लेकिन कंट्री को हम यूनियन बोलते हैं। क्यों? देखो यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोला गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि यहाँ पे 2 रीज़न है यूनियन ऑफ स्टेट बोलने के। देखो, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे अमेरिकन फेडरेशन जो है, ये इनकी स्टेट्स का आपस में एक एग्रीमेंट है। ठीक है, आपस में एक एग्रीमेंट है स्टेट्स का, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा रीज़न ऐसा है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट चाहे तो हमारे जो है यूनियन से अलग नहीं हो सकती। स्टेट हमारा एक यूनियन का पार्ट बन चुका है। अब स्टेट चाहे तो बोले कि कल को बोले स्टेट कि मैं इंडिया से बाहर होना चाहती हूँ, कोई भी स्टेट बोल दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश बोल दे कि हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, तो वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन यूएसए में ऐसा है, यूएसए का कोई भी स्टेट अगर चाहे तो वहाँ से अलग हो सकता है, इसलिए बोलते हैं वहाँ पे फेडरेशन टाइप। ठीक है, तो वहाँ पे जो है फेडरेशन जो है गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे यूनियन टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, राइट। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का। क्यों फेडरल स्ट्रक्चर? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दी गई है सेंटर और स्टेट को अलग अलग। ठीक है, और भी बातें हैं वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, जो कि अलग आगे के लेक्चर रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल समझ रहे हैं कि आर्टिकल में बताया क्या गया है। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? नेम और किस टाइप की पॉलिटी है भारत की। नेम क्या है? इंडिया और भारत, और पॉलिटी कौन सी है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए आगे देखिए। आर्टिकल 1 में एक और बात बोली गई है गाइस, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? अब टेरिटरी ऑफ इंडिया एक काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी कि सभी जो 29 स्टेट्स हैं, हमारी 28 स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी।
यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर आएंगी। टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मन करे, ठीक है, जो है हम चाइना को एक्वायर कर सकते हैं, पाकिस्तान को एक्वायर कर सकते हैं, तो ऐसे जो है गवर्नमेंट कर सकती है गाइस, तो वो क्या आएगा, हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि ये बताइए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है बड़ा शब्द है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो याद रखना टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स आती हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा शब्द है जिसके अंदर आपकी स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरी आती हैं। और तीसरी भी बात आपने याद रखनी है कि टेरिटरी जो हम एक्वायर कर सकते हैं वो भी इसके अंदर आता है गाइस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे बात की गई है स्टेट आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट जो है फेडरल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरिटरी कौन जो है एडमिनिस्ट्रेशन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए गाइस कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर करती हैं, राइट। लेकिन जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, राइट। उसमें यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। आगे देखेंगे, Being a sovereign state, India can acquire foreign territory according to the modes of recognized by international law। अभी मैंने आपको बताया कि हमने आर्टिकल 1 में क्या चीज़ें दी गई हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या था, यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, और तीसरी क्या थी, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है कि आप जो है फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हो एज ए सोवरन स्टेट। हमारी स्टेट जो है सोवरन है, ठीक है, और हम जो है इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जो है कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 1 में। पहली चीज़ किसके थ्रू, सेशन करके। सेशन मीन्स कि कोई हमें गिफ्ट कर दे, ठीक है, लीज पे दे दे, कोई प्लेबिसाइड हो जाए वहाँ पे, ठीक है, वोटिंग हो जाए कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, राइट, कोई गिफ्ट के तौर पे दे दे, तो ये होता है सेशन। तो ये वर्ड आपने याद रखने हैं कि आर्टिकल 1 में हम सेशन के थ्रू जो है फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा ऑक्यूपेशन के थ्रू, ठीक है, कोई रिकॉग्नाइज रूलर के द्वारा जो है कोई अनऑक्युपाइड हो काफ़ी देर से तो हम उसे एक्वायर कर सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन का एक ही मतलब है, यानी कि आपने यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, जो हमने दादर एंड नागर हवेली को कैप्चर किया था, एक्वायर किया था, कॉन्क्वेस्ट किया था, गोवा को भी, ठीक है, जो कि आपके पुर्तगीज़ के पास था, दमन एंड दीव को, पुडुचेरी को और सिक्किम को, ये पहले जो है भारत का पार्ट नहीं हुआ करती थी, इनको हमने सब्जुगेट करके या फिर कॉन्क्वेस्ट करके जो है अपनी टेरिटरी में ऐड किया है गाइस। तो सेशन, ऑक्यूपेशन और कॉन्क्वेस्ट, सब्जुगेशन के थ्रू जो है हम फॉरेन टेरिटरी को एज ए इंटरनेशनल लॉ अपने अंदर जो है ऐड कर सकते हैं गाइस। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 1। अब चलेंगे आर्टिकल नंबर 2 पे, जो कि पावर करता है पार्लियामेंट को टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है, पावर प्रोवाइड करवाता है पार्लियामेंट को कि वो जो है एक स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड कर सकता है और एक नई स्टेट को एस्टेब्लिश भी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर टू द पार्लियामेंट, क्या 2 पावर देता है। पहली क्या पावर देता है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, कोई भी नई स्टेट होगी उसको इंडिया में ऐड कर सकता है, राइट, कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट होगी उसको इंडिया में न्यू स्टेट ऐड कर सकता है और न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश भी कर सकता है। देखिए ये 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। द फर्स्ट रेफर टू द एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी में एग्जिस्टेंस होगी उसको हम भारत में ऐड कर सकते हैं एज ए न्यू स्टेट। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या बोलता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, कोई भी जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी उसको हम बना सकते हैं, यानी कि हम नई, जैसे कि हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, कल को हम चाहें कोई नई स्टेट बना सकते हैं तो वो आर्टिकल 2 में आएगी गाइस, राइट। तो वो आर्टिकल 2 में आएगी, तो हम नई स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो आर्टिकल 2 में आती है, और हम नई स्टेट को अपने भारत के अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, ओके, और इंडिपेंडेंट है। सोर्स ऑफ, यहाँ पे आर्टिकल 2 ही बोलता है, आर्टिकल 2 रिलेट्स द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 2 क्या बात करेगा कि ऐसी स्टेट को एडमिट करना या एस्टैब्लिश करना जो कि भारत के यूनियन के अंदर नहीं है,
ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो अभी तक यूनियन का पार्ट नहीं है वो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर अपने अंदर एडमिट कर सकते हैं। अब देखो आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। अब ध्यान से देखना, आर्टिकल 2 में बोला गया है एडमिट करना, एस्टेब्लिश करना नई स्टेट को जो कि यूनियन का पार्ट नहीं है गाइस। अब आर्टिकल 3 में देखिए क्या बोलता है, ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 3 रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आर्टिकल 2 में क्या बात की गई थी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती स्टेट्स, जो कि अभी बननी है, ठीक है, नई स्टेट बननी है, वो आर्टिकल 2 में आती हैं। और आर्टिकल 3 क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में गाइस, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में आर्टिकल 3 बात करता है। क्या क्या बात करता है, आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया। देखो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश को हमने जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 अलग स्टेट बना दी, ठीक है, डिवाइड कर दिया, एक तेलंगाना बना दिया उससे निकाल के, तो ये आर्टिकल 3 में आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी आंध्र प्रदेश, राइट, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 3 ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। अब आर्टिकल 3 में आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि जो ऑलरेडी जो है बनी हुई है स्टेट, उसमें चेंजेस लाना, वो आर्टिकल 3 में आएगा। और जो अभी तक इंडिया के यूनियन में नहीं है, कोई नई जो है स्टेट एस्टेब्लिश करना, वो आर्टिकल 2 में आएगा। अब आर्टिकल 3 में क्या क्या बोला गया है, नई स्टेट को जो बनाना बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। सेपरेशन ऑफ टेरिटरी का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश को अलग करके 2 स्टेट बना दी गई थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, फॉर एग्जांपल कल को बोलें कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को ज्वाइन करके जो है हम एक नई स्टेट बनाएंगे, तो ये भी ऐसा कर सकती हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ओके। बी क्या बोलता है, किसी स्टेट का एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं, किसी स्टेट का एरिया घटा भी सकते हैं, ठीक है, किसी स्टेट की बाउंड्री को भी अल्टर किया जा सकता है। और 5th क्या बोलता है, अल्टर द नेम ऑफ, किसी स्टेट का नाम भी बदला जा सकता है। अब कईयों के स्टेट का नाम बदला गया है, जैसे कि उत्तरांचल को उत्तराखंड बोला गया है, ठीक है, और भी कई स्टेट्स हैं जिसका नाम बदला गया है, उड़ीसा को उड़ीसा बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टेट्स का नाम चेंज करना, उसकी बाउंड्री को चेंज करना, उसकी जो एरिया है उसको घटाना बढ़ाना, और नई स्टेट बनाना मर्ज करके 2 या 3 स्टेट को, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है वो आर्टिकल 3 में आता है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है स्टेट, उनको एस्टैब्लिश करना, उनको एडमिट करना, वो आर्टिकल 2 में आता है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, समझ के पढ़ोगे तो आपको ये काफ़ी देर तक जो है चीज़ें याद रहेंगी। आर्टिकल 3 देखिए, lays down 2 condition in the regard. 1, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the, देखो आर्टिकल 3 और भी चीज़ें बताता है कि अगर आपको आर्टिकल 3 में चेंजेस लाने हैं तो आपको क्या करना होगा, ये सब पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो जो भी अपने स्टेट बनानी है, चाहे आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो आपको प्रेसिडेंट की पहले क्या लेनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, ओके। फिर रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट जो है ये बिल को कहाँ पे भेजेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आंध्र प्रदेश का एरिया चेंज करना है, वहाँ पे जो है उसको जो है कुछ वहाँ पे नेम चेंज करना है या फिर एरिया चेंज करना है, उससे रिलेटेड कोई काम है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट को ही जाएगा, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट क्या भेजेंगे, सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर से पूछेंगे कि हाँ आपके ये जो है हम ये करने जा रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देता है पार्लियामेंट को, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे बाउंड नहीं रहता प्रेसिडेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेचर को जो है बताया कि हम यहाँ पे आपके चेंजेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बाउंडेशन नहीं रहती प्रेसिडेंट के पास कि हमने उनकी बात माननी ही माननी है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इनकार करे या फिर माने, राइट। वो एक ऐसे ही उनको बताने के लिए जो है वो भेजा जाता है उनके स्टेट लेजिस्लेचर में। आर्टिकल 3 लेज डाउन 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड। 1, बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस तक इंट्रोड्यूस, तो ये मैंने को अभी बताया था, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन जो है चाहिए प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। इसके बाद आगे, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी में चेंजेस लाने हैं तो कोई रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो पार्लियामेंट खुद ही कर लेगा इटसेल्फ में, ठीक है। उसमें कोई जो है स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं जो है होता, राइट, ओके। इसके बाद
क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रा द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट जो है अपने हिसाब से जो है पॉलिटिकल मैप जो है रीड्रा कर सकता है, क्योंकि उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हाथ ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर पार्लियामेंट में जो है यहाँ पे ये बिल लाया गया है तो वहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो है अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इससे क्या बोला जाता है कि कल को जो है हमारी स्टेट का कुछ भी बनाया जा सकता है, नाम चेंज किया जा सकता है, हिमाचल का भी नाम चेंज किया जा सकता है, बाउंड्री चेंज की जा सकती है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम ही नहीं है गाइस। तो पार्लियामेंट के को फुल पावर दी गई है, लेकिन इसमें प्रायर रिकमेंडेशन पहले चाहिए प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट बोलेगा तो आगे बिल बढ़ेगा भाई आगे। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को बोला जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्यों बोला गया इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन क्यों है? क्योंकि हमारे यूनियन में से यूनियन में क्या क्या है, देखो यूनियन में आपकी स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरी आती हैं, राइट। तो आपकी यूनियन में से कोई भी स्टेट जो है बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हम स्टेट्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री को चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रक्टिबल होगी। स्टेट जो है डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन यूनियन जो है इंडस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि यूनियन जो है एक ही है भारत। वो उसकी जो अगर देखो ये हमारा एक मैप है, तो ये मैप जो है ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि स्टेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये एरिया जो है ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब आर्टिकल 4 देखिए क्या बोलता है। मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 itself declare that the law made for the admission or the establishment of the new state under article 2 and the formation of the state alteration of areas boundary name and existing state under article 3 cannot be considered as amendment। देखो जो भी बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट में आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, जो भी बिल लाया जाएगा आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर आर्टिकल 368 के अंदर आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो भी हम स्टेट को बदलाव करेंगे, उसका नया नाम रखेंगे या बाउंड्री को अल्ट्रेशन करेंगे या फिर नई स्टेट एग्जिस्ट जो है बनाएंगे भारत में, तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। ठीक है, ये आप बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यानी कि वो हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास करवा सकते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंट में। ठीक है, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पे नहीं चाहिए, वहाँ पे हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ला सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल 50 मेंबर हैं पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे अगर 31 मेंबर ठीक है 26 मेंबर बोलते हैं, 26 मेंबर बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे चेंजेस आने चाहिए, और 25 बोलते हैं यहाँ पे नहीं आने चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी किसकी हुई? सिंपल मेजॉरिटी किसकी हुई? 26 वालों की। तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ चाहे एक ही बंदा एक्स्ट्रा बोल रहा है यहाँ पे, तो ये आसानी से जो है बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट नहीं मानी जाती। आर्टिकल 4 में क्या बोला गया है? इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट बाय ओनली अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अगर हम भारत में अगर आपको कोई स्टेट बनानी है या फिर उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं स्टेट में, तो आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी को अपने बाहर फॉरेन टेरिटरी को देना है, तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा भाई 368 आर्टिकल के थ्रू। समझ के बात को, अगर भारत में कोई चेंजेस करने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फॉरेन टेरिटरी को जो है, फॉरेन स्टेट को हमने अपनी इंडियन टेरिटरी देनी है, गिफ्ट करनी है, तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पहले अमेंडमेंट करना होगा 368 आर्टिकल के थ्रू, राइट। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट है फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना का, ठीक है, अभी चल रहा है, आपको मालूम है। तो उसमें अगर आपको जो है यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट को जो है इस पर काम करना है, तो आपको अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट। आई होप गाइज आपको ये समझ आया है। 1 या 2 बार इसको लेक्चर को एक और 2 बार देखिए, आपको समझ आएंगी चीज़ें। ध्यान से जो है वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हो। तो ये था हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 में हमने क्या देखा? भारत का क्या नाम है? एक तो भारत है और इंडिया है, और यूनियन और जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर क्या क्या आता है? पहले यूनियन ऑफ स्टेट आते हैं, यानी कि सारी स्टेट्स आती हैं। दूसरा हमारी यूनियन टेरिटरी उसके अंदर आती है, और तीसरी भी आती है जो कि गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है फॉरेन टेरिटरी को। ठीक है, ये आर्टिकल 1 बोलता है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? प्रोवाइड करवाता है पार्लियामेंट को पावर। ठीक है, एम्पावर करवाता है पार्लियामेंट को क्या? 2 पावर। पहली कि एडमिट, कोई भी स्टेट को जो है अपने भारत में हम एडमिट कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग में नहीं है अभी तक। ठीक है, जो कि
पार्ट नहीं है भारत का, तो वो एडमिट कर सकती है अपने भारत के अंदर। दूसरा, एक नई स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकती है जो कि अभी तक भारत का पार्ट नहीं है, ठीक है, नई स्टेट बना सकती है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, जो स्टेट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं उसके अंदर उनके नेम चेंज करना, उनकी बाउंड्री को अल्टर करना, उनका जो है अब एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना, ठीक है, और उनके नाम वगैरह बदलना, वो सारे जो है आर्टिकल 3 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, जो भी आप जो है बिल लेके आओगे अंडर आर्टिकल 2 और 3, उसमें कुछ भी चेंजेस करोगे स्टेट में तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की बिल पास कराने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपको टेलीग्राम पे भी यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।